Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. तो बढ़ते हैं आज के प्रॉब्लम की ओर, जो कि है फाइंड ऑल ग्रुप्स ऑफ फार्म लैंड, है ना। लीड कोड 1992। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें दिया हुआ एक जीरो इंडेक्स एम क्रॉस एंड बाइनरी मैट्रिक्स लैंड वेयर जीरो रिप्रेजेंट्स ए हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्टेड लैंड एंड ए वन रिप्रेजेंट्स ए हेक्टेयर ऑफ फार्म लैंड। मतलब बेसिकली सिंपल है, जीरो हमारा फॉरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, वन हमें फार्म रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें अगर क्वेश्चन देखे तो क्या कह रहा है, फाइंड ऑल ग्रुप्स ऑफ फार्म लैंड, है ना। तो जो हमारे फार्म वाले एरिया है वो उनके ग्रुप्स हमें रिटर्न करने हैं। टू कीप द लैंड ऑर्गेनाइज दे आर डिजाइन designated rectangular areas of hectares that consist entirely of farmland। ये वाली लाइन काम आएगी आगे, ओके। तो these rectangular areas are called groups। No two groups are adjacent, meaning farmland in one group is not four directionally adjacent to another farmland in a different group। ठीक है, तो मतलब जो ग्रुप्स होंगे वो सब अपने अलग अलग होंगे, कोई ऐसा नहीं कि एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होंगे। कोई भी दो ग्रुप है, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक सर्टेन ग्रुप हमारा ये वाला पार्ट है और एक ग्रुप हमारा ये वाला पार्ट है, तो दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, ओके। ये अलग है और ये अलग है। उसके बाद क्या कह रहा है, लैंड कैन बी रिप्रेजेंट बाय ए कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लैंड। ऑफ कोर्स ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे ये 0 0 रहेगा और बॉटम राइट कॉर्नर जो होगा वो m-1 और n-1, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ फार्मलैंड। ओके, अ ग्रुप ऑफ फार्मलैंड विथ अ टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ओके 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 ओके। तो बेसिकली मान के चलो, अगर हमारा एक सर्टेन ग्रुप ये है ना, तो अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करते हैं तो अगर हम देखें यहाँ पे 0 1 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 0 1 2, तो हम कह सकते हैं ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा 0 0 होगा और ये एंड भी कहाँ पे हो रहा है, ये वाला लैंड 0 0 पे, है ना। सिमिलरली अगर हम इस वाले सर्टेन एरिया की हम बात करें, ओके, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा 1 1 और ये वाला एंड कहाँ पे होगा, ये पॉइंट 2 2 पे, है ना। तो जो हमारा आंसर होगा ना, वो ये सारे कोऑर्डिनेट्स को हम पुश कर रहे होंगे कि ये 0 0 0 0। तो एक तो हमारा ये हो गया और एक और हमारा हो गया 1 1 2 2, है ना। तो इस तरीके से हमें रिटर्न करना है। और अगर हम देखें तो इनका आंसर देखो आउटपुट में वैसा ही है ना, कि एक जो हमारा जो जो भी हमारी पर्टिकुलर ग्रुप होगी उसका जो टॉप मोस्ट होगा, टॉप मोस्ट कोऑर्डिनेट, और उसका बॉटम मोस्ट, है ना। बेसिकली राइट मोस्ट और राइट मोस्ट बॉटम, ओके, ऐसा सा हमें रिटर्न करना है। तो वही चीज़ हमें करनी है। तो अब सवाल ये है कि इसे हम सॉल्व कैसे करें, है ना। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से चीज़ें चल रही होगी यहाँ पे। तो अब हम देखा जाए तो है तो ग्राफ जैसा ही सवाल है ना, जो अब तक हम आइलैंड वाले अगर अगर हम 2 दिन के पुराने के पीओटीडीज अगर हम करते हुए आ रहे हैं, है ना, इसी सीरीज़ में, तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी रिलेटेबल क्वेश्चन है ना। वहाँ भी कुछ ऐसा ही था, बस वहाँ पानी था और यहाँ पे ज़मीन की बात हो रही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम किसी एक पर्टिकुलर फार्म लैंड से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, और हम ट्रैवर्स करते जा सकते हैं जब तक कि हमें वन मिलती जाए, है ना। तो जहाँ इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे सपोज़ इस वाले वन है ना, तो हम इसको तब तक एक्सपैंड करते जाएंगे कि चलो एक वन तो हमें मिला, उसके बाद हम इसको एक्सपैंड करेंगे कि और अगर वन मिल रहा है क्या। अगर मिलेगा तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं तो सिर्फ एक ही है हमारे पास, है ना। अब इस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ देखो, तो एक वन मिला, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इससे भी कनेक्टेड वन है ना। ये भी एक और नीचे वन है, ये भी वन है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन अभी डीएफएस में जस्ट देखे हैं ना, 1 2 दिन में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आए। तो हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ग्रुप है हमारा, ठीक है। तो अगर हम इन जनरल अगर डीएफएस का थोड़ा अगर हम कोड देखें तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर थोड़ा अंदाज़ा लगे तो हम कह सकते हैं कि फॉर r1 = 0। अब r1 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, है ना। तो देखते जाओ, और r1 हमारा लेस देन n हो जाएगा और r1 प्लस प्लस, ठीक है, ऐसा सा होगा। अब हर एक r1 के लिए हम कॉलम में जाएंगे, कॉलम ऑफ 1, कॉलम लेस देन m और कॉलम प्लस प्लस। यहाँ तक ठीक है, इससे हम हर एक पे आइट्रेट कर रहे होंगे, हर एक एलिमेंट पे, है ना। उसके बाद हम क्या कंडीशन चेक करेंगे कि जो हमारा लैंड होगा r1, C1 क्या ये वन है। हमें फार्म लैंड से मतलब है ना, और फार्म के लिए क्या कंडीशन है कि वो वन होना चाहिए मैट्रिक्स के अंदर, है ना, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारा वो कंडीशन वन है तो क्या करो, सिंपली डीएफएस कॉल कर दो, या फिर बीएफएस जो आप लोगों को सही लगे यहाँ पे, है ना, डीएफएस या बीएफएस कॉल करा दो। उसके बाद साथ ही साथ हम एक और चीज़ मेंटेन करेंगे, वो होगा मैक्सिमम ऑफ एक्स और मिनिमम ऑफ वाई, है ना। अब ये चीज़ क्या है, ये भी चीज़ मेंटेन और होगी। तो ये जो होगा ना, इसे हम कहेंगे हमारा बॉटम मोस्ट मिनिमम
और राइट मोस्ट बॉटम, हाँ सॉरी राइट मोस्ट मैक्सिमम, ठीक है। तो यही चीज़ हमारी नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगी जो कि होगी R2, C2, है ना। क्योंकि हमें एट द एंड हमें ये कॉर्नर्स का भी ध्यान रखना है कि राइट वाला कौन सा हिस्सा है जहाँ पे वो एंड होगा, है ना, वो ग्रुप एंड होगी। हमें स्टार्ट तो इस पर्टिकुलर जगह से कर रहे होंगे, लेकिन हमें ख़त्म कहाँ करना है वो भी हमें बताना पड़ेगा, वो कोऑर्डिनेट भी हमें रिटर्न करनी है, राइट। तो इस तरीके हमें रिटर्न में इस यही इन्हीं चीज़ों को हमें कोऑर्डिनेट से रिटर्न करना है कि कौन से पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कौन से पॉइंट से हम एंड कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा हम कह सकते हैं इनको कि हमारा एंडिंग कहाँ होगा, एक मैक्स ऑफ एक्स और मिन ऑफ वाई, ठीक है। और हम फाइनली यहाँ पे पुश कर देंगे, क्या क्या पुश करेंगे, R1 कर देंगे, C1 करेंगे और हमारी R2, C2, है ना आंसर में। तो ये हमारा आंसर में पुश हो जाएगा। और बस हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी, अभी क्या ये क्या लग रहा है ये कोड अभी चल जाएगी, तो चल तो जाएगी, लेकिन हाँ एक चीज़ और होगी कि हम लूप में घूमते रह जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे विजिटेड मार्क नहीं किए हैं, है ना। तो एक और चीज़ हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, वो होगी लैंड ऑफ R1, C1, उसको ज़ीरो भी बना देना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने करी है ना, R1, C1 को ज़ीरो करके हम क्या कर रहे हैं ना, हम इनपुट एरे को ही मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ में भी हर इंटरव्यूअर को ना चले, तो जब भी आप इंटरव्यू में बैठे और ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे हमें विजिटेड जैसी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो एक बार इंटरव्यूअर से क्लैरिफाई कर लेना है कि क्या हम इनपुट एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे इस केस में अगर वो बोलता है कर सकते हैं, तब तो फिर हम यहाँ पे सीधा लैंड में R1 और C1 = 0 कर सकते हैं। तो क्या होगा ना, वापस हम वहाँ पे चेक करने नहीं जाएंगे, है ना, हम एक ही बार जाएंगे, एक से दो बार ही जाएंगे मैक्स टू मैक्स। लेकिन अगर वो बोलता है कि नहीं कर सकते मॉडिफाई, तो हमें एक विजिटेड एरे अलग से बना के रखनी पड़ेगी, है ना। तो उसके थ्रू हम काम कर सकते हैं, तो विजिटेड ऑफ I J या फिर R1, C1 = 0 करके हम निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये था। अब इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो DFS की कितनी होगी, m×n करके, है ना। हम वैसे भी जा रहे हैं हर एक एलिमेंट पे, तो m×n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ m×n ही आएगी, क्योंकि DFS में क्या होगा ना, वो रिकर्सिव कॉल करेगा, तो रिकर्सिव स्टैक की स्पेस लगेगी, है ना। तो उसके लिए भी हमारा m×n लगेगा। अब सवाल ये कि क्या हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्या, इस वाले चीज़ को। तो अब यहाँ पे काम आएगा जो मैंने पहले बोला था कि जो हमने रेक्टेंगुलर वाली चीज़ को मैं बोला था ध्यान रखने के लिए आगे काम आएगा, है ना। तो अब हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टर्म से जो रेक्टेंगुलर इन लिख रखा है ना। अब देखो क्यों, अगर सपोज़ अगर हमारे पास जनरल लैंड होती, है ना, ठीक है, मैं सीधा ही बनाता हूँ इसको। तो अगर हमारे पास मान के चलो ऐसी कोई जनरल लैंड होती, ठीक है, सपोज़ कर लो ऐसा सा 1 1 1 0 0, सिमिलरली 0 1 1 0 0, फिर है ना 0 1 1 0 0 मान के चलो ऐसा ही सा है ना, फिर 0 0 0 सपोज 1 यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, तो हम क्या करेंगे ना, हमारा कुछ ऐसा सा बन रहा होगा, राइट। तो कुछ ऐसी सी चीज़ हो रही होगी, ठीक है। अब ये तो हमें रेक्टेंगुलर नहीं है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि DFS अप्रोच जो हम अभी कर रहे हैं ऊपर, वो सही रहेगा। उस यहाँ पे हम वो रेक्टेंगुलर वाली चीज़ जो हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे वो नहीं होगा, यहाँ पे ये चीज़ ही हमें करनी पड़ेगी जो जस्ट अभी हमने कोड लिखा है ना। लेकिन इनने कहा है रेक्टेंगुलर, है ना। तो अब रेक्टेंगुलर अगर होगा तो हमारे पास एक चीज़, हमारे पास क्लैरिटी है कि चीज़ें ऑर्डर वाइज में ही होंगी, है ना, इस तरीके से फॉर्मेटेड में होंगी, राइट। या फिर इस तरह रहेगा, या फिर अपना इनका इस तरीके से रहेगा, तो चीज़ें इस ऑर्डर में रहेंगी, मतलब जितना ऊपर है उतना ही सिमिलर ऑर्डर में हमें नीचे भी मिलेगा। अगर इनका एग्जाम्पल देखो तो वही चीज़ यहाँ पे भी था, है ना। तो रेक्टेंगुलर अगर है तो हमें एक चीज़ फ़ायदा होगा कि हम क्या कर सकते हैं ना, हम चाहे तो DFS के बिना भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे ना, हर एक रो में ट्रैवर्स करते जाएंगे और चेक करेंगे जो हमारी कंसिक्यूटिव 1 हो, राइट, जो हमारे हर एक रो में कंसिक्यूटिव 1 हो। अगर 0 मिलता है तो हम स्किप कर जाएंगे वहाँ पे, सिंपल, राइट। तो अगर 1 होगा तो उनको हम ग्रुप में डालते हुए जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि मान के चलो हमारे पास ऐसा सा कुछ है, ठीक है, 1 1 1 1, ओके, 1 1 1 1 1, ठीक है। और इधर समथिंग मान के चलो 0 0 0 0, राइट। तो क्या होगा, हम इनिशियली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा R1, C1, है ना।
उसके बाद हम चेक करेंगे उसके नेक्स्ट पे, क्या वन है, हाँ क्या वन है, हाँ क्या वन है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम अगले रो में मूव कर जाएंगे कि क्या वन है, वन है, वन है ना। तो इस तरीके से चेक करेंगे, यहाँ तक हम चेक करते हुए आ जाएंगे कि यार हमें एलिमेंट्स मिलते हुए जा रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए फर्दर जीरो आ गया होगा, तो या फिर नेक्स्ट केस में मूव कर, नेक्स्ट रो में मूव कर जाएंगे। तो इस सेल के बाद हम बेसिकली जा नहीं पाएंगे, ये हमारा एग्जिट सेल होगा, है ना, यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। तो अगर हम देखें अब इनका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इनका कोऑर्डिनेट हम स्टोर कर लेंगे R2, C2, और हमें देखा जाए तो यही तो रिटर्न करना है ना, R1, C2 और R1, C1 और R2, C2, है ना। बाकियों से तो हमें फ़र्क पड़ता नहीं है। तो बिना DFS और BFS के भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कि हम बस आइट्रेट करते हुए जाएंगे और जहाँ जहाँ वन है उनको ग्रुप में करते हुए जाएंगे, चेक करते हुए जाएंगे, राइट। और जहाँ ज़ीरो आया उसे हम स्किप कर देंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ का ध्यान रखना, अगर हमारे पास सिंगल एलिमेंट भी हो, जैसे पुराने केसेस में भी होता था, तो अगर जैसे हमारे पास सिंगल एलिमेंट ही हो तो इसके लिए R1, C1 और R2, C2, है ना, दोनों सेम ही रहेगा। ये स्टिल एक लैंड है ना, ये स्टिल अपना एक पर्टिकुलर लैंड है, लेकिन इसकी कोऑर्डिनेट 0 0 रहेगी, जैसा हमने ऊपर देख लिया था, है ना, जैसे ये वाली पर्टिकुलर सी चीज़ में, है ना। तो इसके लिए देखो हमारे पास 0 0 ही था, R1, C1 R2, C2 दोनों 0 0 थे, राइट। और इस केसेस में 1 1 और 2 2 थे, ठीक है। तो अगर सिंगल एलिमेंट भी रहेगा तो वो वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। तो एक बार हम इसे कोड करते हैं थोड़ा, है ना, कोड करके हम आइडिया लेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं DFS का अप्रोच नहीं, ये ऑप्टिमाइज वाला करूँगा, ओके, कि उसके बिना भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इंट ऑफ n विच इज़ लैंड डॉट लेंथ, सो इंट ऑफ m लैंड ऑफ 0 डॉट लेंथ, ठीक है। एक हम लिस्ट बना लेंगे विच इज़ इंटीजर फॉर्मेट, ये हमारी आंसर रहेगी न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम सिंपली आइट्रेट करेंगे R1 0, R1 लेस देन n और R1 प्लस प्लस, ठीक है। अगेन C1 इक्वल्स टू 0, C1 लेस देन m और C1 प्लस प्लस, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गई हमारी R1, C1, है ना, जहाँ पे हमें पहला वन मिला। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे जब हमारी लैंड R1 और C1 जब ये वन हो, है ना, जब ये वन हो तो क्या करो ना, अब देखो अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो मैंने क्या बोला था कि हमारी R2 भी कहाँ से स्टार्ट होगी, R1 से ही होगी, है ना। सिमिलरली जो हमारी C2 होगी वो भी कहाँ से स्टार्ट होगी, C1 से ही होगी, ठीक है। उसके बाद अगेन हम R2 इक्वल्स टू R1, फिर R2, अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं बताऊँगा, ठीक है। एक बार देखते जाओ, अगर आप लोग भी थोड़ा आइडिया लगाओ इसमें, है ना, कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो हम इसको फिर समझ लेंगे। अगर नहीं आ रहा तो इस वाले पार्ट में कोई बात नहीं, ऊपर वाले तक तो क्लियर होगा आई होप। तो C1 अगर ये वन है, ठीक है, और R2 प्लस प्लस, बेसिकली हम एक्सपैंड कर रहे हैं यहाँ से, है ना, हम अगले वाले एलिमेंट्स को चेक कर रहे हैं, ये उसी का लाइन है कि C2 अगेन C1 हो जाएगा, यहाँ पे C2 इज लेस देन, कि अगले फर्दर हम जो बॉटम में जाएंगे और राइट साइड में चेक करते हुए जाएंगे, ये उसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो एक बार मैं ड्राई रन करूँगा तो उससे क्लियर हो जाएगा, फिलहाल के लिए आप इसको देखते जाओ। C2 अगर ये हमारा वन हो गया, साथ ही साथ C2 प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जो हम एलिमेंट को चेक करते जाएंगे उसे हम ज़ीरो भी मार्क कर देंगे, राइट। एंड फाइनली आंसर में ऐड कर दो न्यू इंट। यहाँ पे जैसे मैं जीरो मार्क कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इनपुट एरे में ही मॉडिफाई कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि इनने ऐसा कुछ कर नहीं रखा। तो इंटरव्यू में आप एक बार पूछ लेना इंटरव्यूअर से कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो हम अलग स्पेस बना लेंगे, है ना, विजिटेड का, उसके थ्रू हम काम कर लेंगे। ये हो गया। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो फाइनली हमारा रिटर्न कर दो डबल मैट्रिक्स, है ना, तो टू एरे न्यू इंट, फिर ये हो जाएगी हमारी आंसर की साइज के इक्वल
एक सेकेंड, इस फंक्शन में टू एरे न्यू इंट आंसर डॉट साइज, ठीक है। हाँ सही है, डबल मैट्रिक्स है ना। चला के देखते हैं। ओके चलो बीट्स 100%। अब एक बार देखते हैं कि ऊपर वाले पार्ट तो क्लियर होगा, है ना। एक बार मैं ड्राई रन करता हूँ, इसको साइड में लेके जाता हूँ, इसको इधर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारी n होगी वो लैंड की लेंथ है ना, ये रो और कॉलम वाली चीज़ तो पता होगी हमें। इसने 2D array में रिटर्न करना है हमें आंसर, राइट। तो उसके लिए हमने एक आंसर बना लिया। उसके बाद हम क्या करें, R1 और C1 है ना, जो भी हमें पहला 1 से हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे, ये उसका कंडीशन है कि जब हमारी R1 0 हो और C1 0, तो 0 0 से स्टार्ट करेंगे, है ना। और हम चेक करेंगे क्या वो हमें 1 मिल रहा है क्या। अगर 1 मिल रहा है तो क्या करो, R2 जो होगी, R2 और C2 फ़िलहाल के लिए वो भी उसी जगह पे रहेंगे, है ना। मतलब कि मैं इसको इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि सपोज़ अगर ये हमारे पास एलिमेंट है ना, और मान के चलो 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 और 0 0 0, सपोज ऐसा सा है ना। तो जो हमारी ये पर्टिकुलर एलिमेंट है फ़िलहाल के लिए, तो यहाँ पे होगी हमारी R1 C1 और R2 C2 भी यहीं पे बैठी रहेगी, है ना, 0 0 पे, राइट। क्यों, क्योंकि मान के चलो अगर ये बगल वाले भी सारे जीरो होते तो, लेकिन ये एक पर्टिकुलर वन तो हमारा फार्म लैंड है, तो हम तो कह सकते हैं यार एक ग्रुप तो है हमारे पास, है ना। तो बस हमें इसके ही कोऑर्डिनेट रिटर्न कर देंगे 0 0 0, जैसे ऊपर वाले अभी क्वेश्चन, इनके मेन क्वेश्चन में ही था ऐसा, है ना। तो बस वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, R2 इक्वल्स टू R1, ठीक है, इस जगह से स्टार्ट करेंगे आइट्रेट करते हुए। किसके लिए, हमारा लैंड R2 और C1, राइट। तो C1 तो हमारा यही है, मतलब अगले वाले रो में, है ना, नेक्स्ट वाले रो के लिए हम चेक करते जाएंगे R2 प्लस प्लस। तो फिलहाल के लिए तो हम इसी लूप में रहेंगे, और उसके बाद हम हमारा C2 चलेगा। C2 क्या करेगा, अगले वाले एलिमेंट्स पे मूव करेगा, है ना। C2 इक्वल टू C1, तो फिलहाल के लिए C1 वाली जगह पे ही है हमारा C2। क्या हमारा लेस देन है, हाँ। उसके बाद लैंड ऑफ R2 C2 इक्वल टू 1। तो बेसिकली ये क्या करता जाएगा ना, ये अब यहाँ पे इसको चेक करेगा, क्या ये ठीक है, क्या ये 1 है ना। तो ये ग्रुप में आता जाएगा। उसके बाद फाइनली हमारा C2 जो है प्लस प्लस होते होते यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद अब क्या होगा ना, अब ये वाला तो स्किप होगा, है ना, हमें नेक्स्ट एलिमेंट पे आना है। तो R2 तो मूव कर जाएगा यहाँ पे, है ना, R2 इसलिए यहाँ पे आ गया, जो हमारा पहला ऊपर वाला फॉर लूप है ये वाला। लेकिन हमारा C2 जो होगा स्टिल यहीं पे था, है ना। और C1 हमारा कहाँ है, पहले ही कॉलम में है। तो इसलिए हमें C2 को वापस से आइट्रेट कराने के लिए यहाँ पे C2 इक्वल टू C1 हम लिख रहे हैं ना। तो अगेन हमारा C2 यहाँ से आइट्रेट करना स्टार्ट करेगा, देन अगेन इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, और फिर C2 हमारी यहाँ पे आ चुकी होगी इस वाले जगह पे, है ना। तो इसलिए ये, इसे हम अलग से भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने सोचा इसमें हम लूप में इंप्लीमेंट कर दे कि C2 इक्वल टू C1 कर दो, और फाइनली हमारा वो जो जो एलिमेंट को चेक करते जाएगा उसको जीरो भी बनाता जाएगा, है ना। जैसे ये 1 अगर हमारा चेक हो गया तो ये 1 से 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, देन अगेन ये 0 ये 0 ये 0, है ना। तो इनकेस, क्योंकि लूप हमारा कैसे चलेगा, वो हर एक एलिमेंट पे जाएगा। जैसे ऊपर वाला जो फॉर दिख रहा है हमें, वो क्या करेगा, इसको तो चेक करने के बाद फिर वो नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेगा, फिर अगेन इस एलिमेंट पे मूव करेगा। तो वो चेक करता हुआ जाएगा, लेकिन वो क्या देखेगा कि अब ये 0 हो चुकी है ना, उसको 1 नहीं दिखेगा वहाँ पे। हमने ऑलरेडी चेक कर रखा है तो वो 0 मार्क हो चुका होगा, तो वो इग्नोर कर देगा कि यार ये तो 1 है ही नहीं। तो लेकिन वो चेक तो सबके लिए करेगा, राइट। तो इसलिए हमारा ये अंदर में उसको 0 भी हम मार्क करते हुए जा रहे हैं, वरना क्या होगा ना, वो घूमता ही रह जाएगा कि हाँ यार इसके लिए भी पर्टिकुलर आंसर क्या, इसके लिए भी पर्टिकुलर आंसर क्या, अगर हम मार्क नहीं करते। इसलिए हमारे लिए विजिटेड मार्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फाइनली हमने क्या किया, आंसर में ऐड किया उस अपने नए इंटीजर को, उसमें R1 C1 जो इनिशियल कोऑर्डिनेट होगा वो तो डाल देंगे। अब सवाल ये कि ये R2 -1 और C2 -1 क्यों किया। तो देखो कहीं पे तो जाके रुकेगी, जैसे ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। तो ये हमारा R2, C2 है। तो जब ये रुकेगी तो क्या होगा ना, हम देखो यहाँ पे R2 प्लस प्लस और C2 प्लस प्लस कर दिया, है ना। तो वो ये वाली चीज़ को चेक करके जाएगी, है ना। तो हमारा प्लस प्लस हो चुका होगा, इसलिए हमें उसको -1 कर दे रहा हूँ कि यार हमें यहीं तक का कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना, जहाँ तक हमें ग्रुप मिला है। तो वो इस पार्ट तक का ही हमें रिटर्न करेगा, राइट। क्योंकि वो इसमें वो ऑलरेडी बढ़ चुका होगा आगे, इसलिए हमें एक कम चाहिए था उसके पहले वाला। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमने R2 -1 C2 -1 कर दिया। और बस हम फाइनली, हमें इनने बोला था कि ये सारे कोऑर्डिनेट्स को पुश कर दो, तो उसे हम रिटर्न कर रहे हैं अपने आंसर में, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा, लेकिन हाँ अगर आप समझ के किए होगे तो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, आई होप। इस ये सवाल सिमिलर ही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आइलैंड से काफ़ी कनेक्टेड सवाल था, जो अभी ये दो प्रॉब्लम पहले हम कर चुके हैं, पैरीमीटर वाला और ये
तो उसी हद तक मिलता जुलता सवाल है ना। तो बस यार, आई होप किसी को इसमें कोई डाउट नहीं रही होगी। अगर स्टिल रहती है तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना मुझे, है ना। बाकी फिर मैं देखता हूँ उन डाउट्स को। बस यार, फिर मिलता है अगली वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में। बाय।